हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रीट लेवल 2 के अंदर साइंस का एक टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अम्ल एसिड के बारे में पढ़ते हैं कि अम्ल क्या होता है। ये कक्षा 7th में आरबीएसई जो बुक थी उसमें ये चैप्टर बहुत डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, और ये कक्षा 7th के अंदर 5वां चैप्टर है। ठीक है, आरबीएसई बुक में यदि आप देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैंने इसके साथ लिख रखे हैं। और इसका कुछ भाग जो है मैंने अपनी कॉपी में लिखा है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जैसे कि ये टॉपिक जो आपको 10वीं में मिलेगा, थोड़े बहुत वहाँ से फैक्ट उठाए, कोई और भी इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में सीटेट वगैरह में पूछे गए हैं तो वहाँ से फैक्ट्स वगैरह लेकर के हमने इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए अम्ल क्या होते हैं। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं, ये आप सभी जानते हो। एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है, यानी खट्टे को हम क्या कहते हैं, सौर कहते हैं। तो अतः जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये आप सभी जानते हो, इसमें कोई आपको याद रखने वाली बात नहीं है, ये इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया। सीटेट में तो भर भर के इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और रीट में भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है अम्ल के प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं, जिसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास सिरका, एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरके की बोतल आपने देखी होगी, बाजार से मिल जाती है, दुकान से मिल जाती है। इसका उपयोग जो है वो अचार को संरक्षित करने के लिए, अचार को क्या है बचाने के लिए। ठीक है, उसके ऊपर जो काई वगैरह लग जाती है समय से पहले, उसको काई वगैरह से सुरक्षित रखने के लिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम सिरके का उपयोग करते हैं। इस सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का यदि आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है। ठीक है भाई, ये आप सभी जानते हो, CH3COOH। ठीक है भाई, और इसका उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ पे भी किया जाता है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखोगे। औद्योगिक स्तर पर फोटो फिल्म बनाने में और सफ़ेदा बनाने में। ठीक है भाई, इन दो जगह इसका क्या है उपयोग किया जाता है। और दूसरा आप देखिए, नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसमें आप साइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे आप अपनी नॉलेज के लिए याद करना चाहो तो कर सकते हो। C6H8 और O7 होता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल का, लेकिन फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप भले ही मत याद करो तो भी चल जाएगा। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू है, संतरा है, तो जो भी खट्टे हमारे पास फल हैं उनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेब। तो सेब के अंदर क्या है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल, ये आप ध्यान रखना है। तो दरअसल इसको अब याद कैसे करें, साथ के साथ सिरके में एसिटिक अम्ल सभी को पता होता है। ठीक है भाई, अब सेब में मैलिक अम्ल हम इसको कैसे याद रखें, तो इसमें कई बार नींबू और इसमें क्या है हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो नींबू में हमें क्या याद रखना है, तो नींबू में हमें क्या याद रखना है, साइट्रिक अम्ल होता है। और सेब में हमें इसको सिट्रिक कई बार लिखा हुआ आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए सेब को कई बार हम काट के यदि कुछ समय खुली वायु में छोड़ दें तो उसके ऊपर क्या है, आयरन ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जिसके कारण वो भूरा मैला सा दिखाई देता है। ठीक है, मैला दिखाई देता है। सफ़ेद सेब को जब हम पहले काटते हैं तो वो क्या होता है, सफ़ेद होता है, लेकिन जब उसे काट के कुछ देर छोड़ देते हैं तो वो मैला हो जाता है। तो यहाँ से मैलिक अम्ल यहाँ से आप बना लोगे, तो ट्रिक थोड़ी सी आप इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है भाई, एस्कार्बिक अम्ल। तो यहाँ पे इसको मैंने किस तरीके से याद किया था, तो यहाँ पे आप देखिएगा एस्कार्बिक, तो यहाँ पे कार शब्द आ रहा है, कार्बिक, एस्कार्बिक के अंदर कार शब्द आ रहा है। मैंने इस कार शब्द को टमाटर से जोड़ा था, तो मैंने एक ऐसी कार के बारे में सोचा था जिसके अंदर मान लीजिए एक व्यापारी है जो कार के अंदर टमाटर बेच रहा है। ठीक है, कार के अंदर टमाटर भर के लाया और टमाटर बेच रहा है। ठीक है, कार के अंदर बैठा हुआ, तो वहाँ से एस्कार्बिक कार आ रहा है यहाँ पे शब्द, और इसको मैंने टमाटर से जोड़ दिया। तो कार के अंदर बैठ करके कोई टमाटर बेच रहा है, एस्कार्बिक अम्ल, इस तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद है अंगूर। अंगूर जो है, लोमड़ी वाली आपने कहावत सुनी होगी कि अंगूर खट्टे हैं, तो वहाँ से आप देखिएगा खट्टे, तो वहाँ पे आप देखिएगा खट्टे शब्द लिखने में 2 बार टय आता है, एक बार आधा टय और एक बार पूरा टय। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 2 बार टय आ रहा है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल। तो इस तरीके से आप इसे चीज़ों को रिलेट करते हुए थोड़ा याद कीजिए तो बढ़िया रहेगा, आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, अंगूर में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इमली। इमली के अंदर भी टार्ट्रिक अम्ल।
ठीक है। तो अंगूर जो है इमली की अंगूर, कई बार कच्चे अंगूर खाते हैं तो वो इमली की तरह खट्टे लगते हैं। तो इस तरीके से आप इसे जोड़कर याद करना चाहो तो इमली और अंगूर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दूध। दूध के अंदर आप देखोगे तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है। तो दूध को लैटिन भाषा के अंदर क्या कहते हैं? लैक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टस। ठीक है। तो वहाँ पे लैक्टम शब्द से ही क्या बना हुआ है? लैक्टिक बना हुआ है। तो यह बात आपको थोड़ी ध्यान रहेगी आसानी से कि दूध जो है वो लैक्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे आपको क्या है, अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बढ़िया ढंग से याद होना ही चाहिए। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास ये हमने अम्ल के प्राकृतिक स्रोत पढ़ लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और तरीके जो हैं अम्ल के बारे में थोड़ा सा हमें और याद रखना है, वो आप देखिए क्या है। उसके बाद है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये आप जानती हो। अम्ल खाने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। ठीक है भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, जो कि तीली की ज्वाला को बुझा देती है। क्या करती है? तीली की ज्वाला को बुझा देती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है वो इसलिए क्या है, वहाँ से क्या है, उनकी रिएक्शन से क्या बनता है? CO2 बनता है, और CO2 आग बुझाने के काम आती है। ठीक है भाई। तो वहाँ पे ज्वाला को बुझा देती है। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि अम्ल को जब खाने के सोडे यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब इसमें आप देखो CO3 आ रहा है तो यहाँ से CO2 बाहर आ जाती है, CO2 गैस बनती है। उसके बाद अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। ये वाला पॉइंट आपको मोस्ट तरीके से याद होना चाहिए। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ये बात आपको 101% आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। और नेक्स्ट है हमारे पास अम्ल नीले वनस्पति रंजकों को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अम्ल जो है वो नीले वनस्पति रंजक जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। उसके बाद है क्षार के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए भी दोस्तों, अब हम देखते हैं क्षारक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक या फिर भस्म कहलाते हैं। ठीक है भाई। क्षारक स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे चीखने लगते हैं। और विभिन्न पदार्थों में उपस्थित क्षारकों की सूची। अब चूने के पानी के अंदर कौन सा क्षार पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आपको रासायनिक सूत्र भी इसका याद रखना है, नाम भी याद रखना है, किस में पाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, और दूध या मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH2। ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा कि अम्ल और क्षार का हम पता कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास कुछ पदार्थ होते हैं जो क्या है हमें अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं। क्योंकि हम अम्ल और क्षार को सीधे चख करके चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कई क्षार और अम्ल जो हैं वो बहुत प्रबल होते हैं। यदि हम उन्हें अपनी जीभ से चखेंगे तो हमारी जीभ जल सकती है। तो इसलिए क्या है, जीभ से कभी भी नहीं चखने। हमारे पास लिटमस पेपर या और भी कई तरह के हमारे पास रंजक व्यंजक वगैरह होते हैं, उनसे हमें उनको क्या है चेक करना पड़ता है कि ये अम्ल होगा या फिर क्षार होगा। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, एक हमारे पास फिनोफैथलिन है। ठीक है। फिनोफैथलिन, और फिनोफैथलिन में आप देखोगे तो इससे हमें कैसे पता चलता है। तो फिनोफैथलिन दरअसल एक क्या विलीन होता है जिसे हम यदि अम्ल के अंदर डालें, ठीक है, तो अम्ल में ये कोई रंग नहीं देता। ठीक है। अम्ल के अंदर कोई रंग नहीं देता, लेकिन यदि हम क्षार के अंदर डालें तो ये कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग? गुलाबी रंग। क्षार के अंदर डालने पर कैसा रंग? गुलाबी रंग। और ये फिनोफैथलिन का जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिनोफैथलिन सूचक जो है वो अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? कोई रंग नहीं देता, और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है। पूछा जाता है कि फिनोफैथलिन रंजक जो है अम्लीय विलीन में कौन सा रंग देगा, तो कोई रंग नहीं देगा। क्षार में कौन सा रंग देगा? गुलाबी रंग देगा। अब इसकी ट्रिक देखिए आप, यहाँ पे मैंने P लगाया, यहाँ पे लास्ट में P और यहाँ पे B लगा दिया। ठीक है। अब B से बेस है, और इस P का मतलब क्या है? फिनोफैथलिन, और इस P का मतलब है पिंक। यानी ये क्षार में तो कोई, एसिड में तो कोई रंग देता ही नहीं, सिर्फ बेस में रंग देता है। बेस मतलब क्षार, और P का मतलब पिंक।
पिंक यानी गुलाबी रंग देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो। वैसे भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो पिंक रंग देता है, गुलाबी रंग देता है किसके अंदर, क्षार के अंदर। कौन सा सूचक, फिनोल्फेथिलीन सूचक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्षार जो है वो लाल वनस्पति रंजकों को नीला कर देते हैं। उसके बाद देखिए भी, क्षार जो है ये क्या करते हैं, क्षार जो है लाल वनस्पति रंजकों को नीला करते हैं। जबकि पहले हमने पढ़ा था अम्ल जो है वो क्या करते हैं, नीले वनस्पति रंजकों को लाल करते हैं, और जो क्षार है लाल वनस्पति रंजकों को नीला करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है भाई, लिटमस पेपर को, ये लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला करते हैं, और अम्ल जो थे वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। अम्लीय पदार्थ जो होते हैं वो नीले को लाल करते हैं, और क्षार जो है वो लाल को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और उदासीन ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो लाल और नीले लिटमस दोनों पे कोई भी कलर नहीं देते, ठीक है, उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, तो उसको हम क्या कहते हैं, उदासीन पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न क्षारीय, जैसे नमक है, नोसाद्र है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, लवण होते हैं, और ये जो है कोई भी रंग नहीं देते। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास उदासीन के बाद हमने पढ़ना है सूचक। सूचक क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो सूचक देखिएगा आप। सूचक जो है पदार्थों को चखे या छुए बिना पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, हम सूचक कहते हैं। और सूचक अपना रंग परिवर्तित कर पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताते हैं। जैसे हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल की पंखुड़ियां हैं इत्यादि हैं। ये सारे के सारे फिनोल्फेथिलीन व मेथिल ऑरेंज मानव निर्मित सूचक हैं, और ये सारे के सारे पहले वाले जो हैं प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखिए प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ते हैं। पहला लिटमस है। लिटमस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया पहले कि अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाला प्राकृतिक सूचक जो है वो क्या है, लिटमस है। लिटमस को लाइकेन, शैवाल से प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लिटमस पत्र को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो लाइकेन या शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह विलेन के रूप में, कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं, और इन कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। और लिटमस दो प्रकार के होते हैं, नीला और लाल। ठीक है, ये आप सभी जानते हो। और आप देखोगे कि नीले लिटमस को अम्ल क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, और लाल लिटमस को क्षार क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। यानी दो तरह के लिटमस आपको मिलेंगे यहाँ पे, नीला और लाल। ठीक है, उसके बाद गुड़हल पत्र जो है ये क्या करते हैं, अम्लों में ये गहरा गुलाबी रंग देते हैं, और क्षार के अंदर इनका रंग जो है हरा हो जाता है। ठीक है, जब गुड़हल के पत्रों के ऊपर अम्ल डाला जाता है तो इसका गहरा गुलाबी रंग मिलता है, और जब क्षारीय पदार्थ डाला जाता है तो हरा रंग मिलता है। अब इसको याद कैसे करें, गुड़हल जो है लिटमस पत्र आप सभी को याद ही होता है, और गुड़हल को हम कैसे याद करें, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ रहा है गू, और गू से मतलब बनाइएगा, पहले अम्ल आता है उसके बाद क्षार, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में अम्ल, क्षार और लवण, ये टॉपिक हमें दे रखा है, न कि ये दे रखा है लवण, क्षार और अम्ल। ठीक है, उल्टा नहीं दे रखा, अम्ल, क्षार और लवण। तो पहले नंबर पे अम्ल, फिर क्षार और फिर लवण आता है। तो पहले नंबर पे अम्ल आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो पहला अक्षर आ रहा है वो अम्ल में गुलाबी रंग देगा। ठीक है, गहरा गुलाबी, तो यहाँ पे गुलाबी आ रहा है, तो इस गू को इस गू से जोड़िएगा कि अम्ल में कौन सा रंग, गुलाबी रंग। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या आता है आ रहा है। ठीक है, और है से आप बनाइएगा हरा रंग। ठीक है, है से हरा रंग, और हरा रंग किसके अंदर, क्षार। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, पहले अम्ल आ गया फिर क्षार, तो क्षार में कौन सा रंग, हरा रंग देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये नीचे आप देखो तो वही बात लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद कृत्रिम या मानव निर्मित सूचक जो है वो मैंने फिनोल्फेथिलीन आपको बता ही दिया। एक और जो मेथिल ऑरेंज बचा है उसको भी आप देख लीजिए। तो मेथिल ऑरेंज जो है वो दरअसल किस तरीके से काम करता है वो भी आप देखिएगा। तो मेथिल ऑरेंज जो है इसका फॉर्मूला वगैरह नीचे लिख रखा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल के अंदर लाल रंग देता है। अम्ल के अंदर कौन सा रंग, लाल रंग देता है, और क्षार के अंदर कौन सा रंग, पीला रंग देता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि लवण क्या होते हैं। तो वे अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्षार की
निश्चित मात्रा एवं आयतन मिलाया जाता है तो लवण तथा जल बनते हैं और ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पहले आपसे पूछा जा सकता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में किन किन की क्रिया करवाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बनाई जाती है। दूसरे नंबर से आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इसमें उत्पाद बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है लवण और जल इसमें उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए क्षार जो हमने NaOH लिया, अम्ल जो HCl लिया, तो यहाँ से हमें NaCl + H2O यानी ये NaCl लवण मिल गया और जल H2O + ऊष्मा यहाँ से निकल रही है। ठीक है भाई, तो इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से ये तो वही बात लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं। उसके बाद लवणों के गुण हम थोड़े पढ़ लेते हैं, लवण के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो लवण के गुण के तौर पर आप ध्यान रखोगे कि लवण जो है वो ठोस अवस्था में मिलते हैं और सामान्यतः लवण जो है वो उदासीन होते हैं और लवणों के जलीय विलीन विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि इनमें क्या होता है, मुक्त आयन पाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारे दैनिक जीवन में अम्ल तथा क्षार एवं लवण के उपयोग क्या क्या है वो आपको देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है 3 अम्लों के बारे में या 4 अम्लों के बारे में आपको बढ़िया ढंग से आपको याद होना चाहिए कि इसके क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला आप उपयोग देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग देखते हैं हम। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो देखिए इसे प्राय गंधक का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र जो है H2SO4 है और इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में और बैटरियों में रंग, कागज तथा कपड़ा आदि में किया जाता है। तो गंधक का अम्ल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4 होता है और इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। H2SO4 को क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे हम क्या कहते हैं, H2SO4 को अम्लों का राजा, ये भी एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को कहा जाता है। उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल, इसे प्राय शोरिक अम्ल कहते हैं। शोरिक अम्ल किसे कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल को, और इसका फॉर्मूला HNO3 है। इसका उपयोग जो है वो खाद्य उर्वरक निर्माण में किया जाता है, अमलराज बनाने में किया जाता है। अमलराज क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। सोने व चांदी को शुद्ध करने में, पटाखे में, विस्फोटक पदार्थ TNT डायनामाइट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, ये सारे आप इसके थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आपके दिमाग में रह जाएगा। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, नमक का अम्ल भी कहते हैं। नमक का अम्ल क्या होता है, HCl होता है। और कई बार नमक का अम्ल पूछ लेता है तो फिर हमें पता ही नहीं होता, नमक का अम्ल हम NaCl लगा के आ जाते हैं। वो नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड, उसको हम नमक कहते हैं। लेकिन नमक का अम्ल यदि पूछा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। इसका उपयोग टॉयलेट की सफाई इत्यादि में, औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में और नमक के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसे प्राय क्या कहा जाता है, सिरका भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है और इसका उपयोग घरेलू स्तर पर अचार बनाने, दवा के रूप में तथा औद्योगिक स्तर पर सेलुलोज एसीटेट यानी फोटोफिल्म, तो सेलुलोज एसीटेट को ही फोटोफिल्म कहते हैं, के निर्माण में, स्पैदा बनाने में इसका उपयोग जो किया जाता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्षार हैं जो हमें उनका भी उपयोग थोड़ा याद रखना है। तो क्षारकों के उपयोग जो है वो क्या क्या है वो आप देखिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्षारकों के उपयोग। ठीक है, तो क्षारकों के उपयोग में हमने क्या है, यहाँ पे हम 2 क्षार पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहला जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे प्राय कास्टिक सोडा भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र NaOH है और इसका उपयोग घरेलू स्तर पर बर्तन की सफाई तथा औद्योगिक स्तर पर साबुन निर्माण में किया जाता है। साबुन निर्माण में किसका, कौन से क्षार का उपयोग होता है, NaOH का उपयोग होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे प्राय बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। ठीक है भाई, और इसका उपयोग जो है घरों में आप जानते हो, घरों की पुताई वगैरह यानी रंग रोगन करने से पहले पुताई वगैरह जो की जाती है सफ़ेदी करने के लिए, ठीक है, घरेलू उपचार में तथा औद्योगिक स्तर पर अमोनिया निर्माण में, लोहे के निष्कर्षण में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा 2 यहाँ पे मैंने और भी लिख रखे हैं, NH4OH। इसका जो है खिड़की के कांच को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो खिड़की के कांच को साफ करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो है वो स्याही का दाग मिटाने के लिए, कई बार कपड़े पे स्याही का दाग लग जाता है तो उसको किससे साफ किया जा सकता है, ऑक्जेलिक अम्ल से साफ किया जा सकता है।
ठीक है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको मेंशन कर दिया है। NH4OH जो है खिड़की के कांच को साफ करने में इसका उपयोग, और ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग स्याही का दाग मिटाने में किया जाता है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास लवणों के उपयोग। लवणों के उपयोग में हमने पहला देखा सोडियम क्लोराइड, इसे प्राय नमक भी कहते हैं और इसका NaCl फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, और औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में या घरेलू स्तर पर भोजन में नमक के रूप में किया जाता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 इसका फॉर्मूला है, इसे धावन सोडा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, धावन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसका उपयोग जो है कपड़ों की धुलाई, औद्योगिक स्तर पर जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जल की कठोरता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का, Na2CO3 का। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले और इसका नाम और इसको क्या कहते हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम क्या कहते हैं? प्राय खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को। ठीक है भाई। और घरेलू स्तर पर बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड, केक इत्यादि में खमीर उठाने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। और इससे क्या है? पाचक पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। ठीक है भाई। उदासीनीकरण के उदाहरण जो है वो कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले देखिए अम्लता। एसिडिटी का उपचार जो है, यानी हमारे अमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अमाशय में ये अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है। ठीक है, एसिडिटी हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? अम्लता कहते हैं। तो कई बार क्या है, हमारे अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि HCl अम्ल पाया जाता है, लेकिन कई बार क्या है, इस HCl अम्ल ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है, तो फिर क्या है? एसिडिटी हो जाती है, अम्लता, अति अम्लता हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? दूध या मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जैसे इसको हम प्रति अम्ल कहते हैं। ये क्या करता है? अम्ल का विरोधी होता है, इसलिए इसे प्रति अम्ल कहा जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब उपयोग करते हैं तो ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यदि आपसे पूछा जाए कि अम्लता एसिडिटी का उपचार करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तब तो आप बता दो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे है नहीं और आपसे पूछ लेता है अम्लता का उपचार करने के लिए कौन से लवण का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट। लवण पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, वैसे आपसे क्षारक पूछे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको वो बुक वाला ही आपको दे रहे हैं बस। ठीक है, अभी आपको मैं कॉपी में जो लिखा हुआ है वो आपको बताऊंगा, तो इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मिलेंगे। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों खेत में, ये आप यहाँ से देखिएगा। मृदा के अम्लीय होने पर कई बार क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा क्या होती है? जब वर्षा का pH मान जो है 5.6 से कम हो जाए, कितने से? 5.6 से कम हो जाए, तो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से अम्ल होते हैं? तो एक तो H2SO4 अम्ल होता है, ठीक है, और एक होता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। और यदि आपसे पूछे कि कौन कौन सी गैसें होती हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, तो SO2 और NO2 और SO2 ये दो गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इनसे कौन कौन से अम्ल बनते हैं? तो एक तो H2SO4 बनता है, एक HNO3 अम्ल बनता है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और इसमें क्या है? मृदा उपचार में क्या है? बुझा हुआ चूना क्षारकीय या बिना बुझा हुआ चूना क्षारकीय मिलाते हैं, यानी ये दोनों क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इनको मिलाते हैं तो अत्यधिक अम्लता जो है वो क्या है? दूर हो जाती है। इस तरीके से हम क्या है? उपयोग करते हैं मृदा उपचार में इसका। ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं हमारे नोट्स वाली कॉपी पे कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें हमें कौन कौन से फैक्ट को ध्यान में रखना है। देखिएगा, अब हम थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने, बस आपको फैक्ट्स याद ही रखने, थोड़ा सा आपको समझाते चलूँगा। एसिड जो है, अम्ल जो है, उसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं। इनको जब जल में घोला जाता है तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है। धातु जब अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेथाइल ऑरेंज को आप पहले जानते हो, लाल कर देते हैं। pH मान इनका 7 से कम होता है। ठीक है, और जल में ये विलय होते हैं, ये बात आपको पता ही है। H2SO4, HCl और HNO3 को खनिज अम्ल कहते हैं। ये तीनों की तीनों खनिज अम्ल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो इनको क्या कहते हैं? हम खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है भाई, इन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं। और कार्बनिक अम्ल जो है, पौधे और जंतुओं से प्राप्त हुए अम्लों को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे टार्ट्रिक है, एसिटिक है और लैक्टिक अम्ल जो आपको पहले पढ़ाए थे हमने, तो वो सारे के सारे क्या हैं? कार्बनिक अम्ल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास
अम्लों के स्रोत और उपयोग, ठीक है भाई, अम्लों के स्रोत और उपयोग जो मैंने कुछ लिख रखे हैं वो आपको थोड़े याद रखने हैं। तो देखिएगा भी अभी आप ये यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आप देखिएगा साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल खट्टे फल, नींबू, संतरा में पाया जाता है। धातु की सफाई करने में और दवा व कपड़ा उद्योग में इसका काम मतलब काम में लाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। एसीटोन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। HCl जो है वो क्या है, नमक का अम्ल है, इसे हम कहते हैं। और इसका उपयोग क्लोरीन के निर्माण में, बॉयलर, सिंक, सैनिटरी को साफ करने में, ठीक है भाई। उसके बाद H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। विद्युत बैटरी व पेट्रोल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। HNO3 को शोरिक अम्ल कहते हैं। उर्वरक विस्फोटक पदार्थ बनाने में, सोने चांदी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और ये अम्ल जो है जीवाणुनाशक, फलों को संरक्षित करने में भी इसका काम लिया जाता है, ठीक है। बेंजोइक अम्ल जो है दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट 1-2 फैक्ट और हैं जो हमें याद रखने हैं। ये आप देखिएगा मिथेनोइक अम्ल, ये जो है नेटल पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें पाया जाता है। और नेटल पौधे में पाया जाता है। और डंक पौधे से राहत, ठीक है, डंक वाले पौधे से क्या है, ये हमें राहत पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, मिथेनोइक अम्ल का यूज करते हैं। मिथेनोइक अम्ल जो है वो नेटल पौधे में पाया जाता है, नेटल पौधे की पत्तियों में। और ये जब पत्तियां हमारे हाथों से स्पर्श हो जाती हैं, मान लीजिए चल रहे हैं और ये ऐसा पौधा है जिसके हम इर्द गिर्द से यदि गुजर जाएं, तो ये हमारे इसके जो रोम है, इसकी पत्तियों के रोम हमारे हाथों में यदि चुभ जाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या है, जलन होने लगती है। तो इसे डंक पौधा भी कहते हैं। और डंक पौधे से राहत पाने के लिए हमें क्या, दुर्बल क्षार का उपयोग करना चाहिए। और मधुमक्खी के डंक में भी ये अम्ल पाया जाता है। और इसका उपचार जो है NaHCO3 जैसे दुर्बल क्षार से, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे दुर्बल क्षार से इसका उपचार जो है वो किया जाता है। मधुमक्खी के डंक जब मारती है तो उसमें जो अम्ल है उसको हम कैसे उसका उपचार कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। उसके बाद एक्वारेजिया या अम्लराज इसे कहते हैं। अम्लों का राजा तो किसे कहते हैं, H2SO4 को। लेकिन आपसे अम्लराज पूछे तो HCl और HNO3, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 के अनुपात में बना मिश्रण, 3:1 के अनुपात में बना मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है, एक्वारेजिया कहलाता है। ये एक्वारेजिया क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये सोने तथा प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने में सहायक होता है। सोने तथा प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने में सहायक होता है, जबकि इसमें से अकेला HCl अम्ल सोने तथा प्लेटिनम को नहीं गला सकता और न ही अकेला HNO3 गला सकता है। इसका एक विशेष प्रकार का मिश्रण है, 3:1 में बनाया जाता है जब मिश्रण, उसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास बेस यानी क्षार, और इसमें OH- आयन मौजूद होते हैं। स्वाद इसका तीखा कड़वा होता है, साबुन जैसे चिकने होते हैं और लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज को भी पीला करते हैं। कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करते हैं और फिनोफेथलिन को गुलाबी कर देते हैं। और इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। सभी क्षार भस्म या क्षार्क होते हैं। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्षार हमें दे रखे हैं और उनके स्रोत दे रखे हैं और उनके उपयोग भी हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, विरंजक चूर्ण, चूना पोतने, प्लास्टर या गारा इत्यादि बनाने में काम आता है। जल को मृदु बनाने में इसका काम किया जाता है, यानी जल की कठोरता को दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए, ये आपने पढ़ाई है। और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साबुन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, कपड़ा व कागज़ बनाने में। और KOH जो है मृदु साबुन बनाने में, मृदु साबुन या पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NOH के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट व विरंजक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लता दूर करने में और विष मुक्त व एंटीडोट बनाने में। और मोलासिस चीनी तैयार करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कौन सी चीनी, मोलासिस चीनी। और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो औषधि निर्माण में और रबड़ पूरक के रूप में और बॉयलर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास क्षार के बारे में। अब थोड़ा सा रहेगा लवण के बारे में, उसको भी पढ़ते हैं।
लवण जो होते हैं आप सभी जानते हो, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनते हैं, और सामान्य लवण जो हैं उनमें H+ व H3O पॉजिटिव से पूर्णतः मुक्त होते हैं ये सामान्य लवण, ठीक है। उदाहरण के तौर पे Na2SO4 और कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, और Na3PO4 और Na2S, NaCl, KCl, ये सारे के सारे क्या हैं, सामान्य लवण हैं। अम्लीय लवण जो है H+ आयन इनमें मौजूद होता है, इनको अम्लीय लवण कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय लवण किसे कहेंगे, जिनमें H+ आयन पाया जाता है, NaHCO3, NaHSO4। उसके बाद भास्मिक लवण होते हैं, अम्ल व क्षार के आंशिक उदासीनीकरण से बने लवण, अम्ल व क्षार के आंशिक उदासीनीकरण से बने लवण होते हैं, जैसे PbOHCl और BiOH2NO3, ठीक है, और ये भी आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। उसके बाद मिश्रित लवण किसे कहते हैं, एक से अधिक भास्मिक लवण या अम्लीय मूलक जिसमें उपस्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे इसमें देखिए NaKSO4 और CaOCl, और बाहर भी ब्रैकेट के Cl है, व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित लवण भी कहते हैं। द्विक लवण या फिर युग्म लवण दो सामान्य लवणों से निर्मित होते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिएगा, पहला हमने लिखा है मोहर लवण और दूसरा है पोटाश एलम। तो आप इसमें देखिएगा क्या है, दो सामान्य लवण FeSO4 NH42SO4.6H2O, और पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस है और .24H2O, ठीक है, ये जिसे पोटाश एलम यानी फिटकरी को पोटाश एलम भी कहा जाता है, तो ये आप फॉर्मूला इसका याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जटिल लवण, ठीक है भाई। जटिल लवण क्या होते हैं, एक जटिल मूलक का पृथक अस्तित्व होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक जटिल मूलक जो है वो अलग पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे K4 अलग लिखा हुआ है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में जैसे आप देखो K4FeCN6, ठीक है, और पोटेशियम मरकरी आयोडाइड, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे K2 अलग है, तो एक इसमें मूलक अलग होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जटिल लवण कहते हैं, ठीक है। हमारे पास लवणों के उपयोग और लवणों के कुछ रासायनिक सूत्र हैं जो हमें याद रखने हैं। तो लवण जो है सबसे पहला NaCl, साधारण नमक, मांस, मछली व अचार के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। NaHCO3 रसोई में बेकिंग पाउडर बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में, अग्निशमन यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। और Na2CO3.10H2O का उपयोग कांच निर्माण में, कास्टिक सोडा निर्माण में, अपमार्जक निर्माण में, गन पाउडर बनाने में किसका उपयोग, KNO3 का बनाने में, और आतिशबाजी कांच उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और कॉपर सल्फेट .5H2O कीटाणुनाशक विद्युत लेपन में काम किया जाता है, रंगाई, छपाई और कॉपर के शोधन में इसका काम किया जाता है। पोटाश एलम जो है खून का बहाव रोकने में, जल का शोधन, चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का संगमरमर के रूप में इसका उपयोग फर्श बनाने में, और लोहे के निष्कर्षण सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का उपयोग फोटोग्राफी में, विस्फोटक व उर्वरक निर्माण में, और अमिट शाही यानी न मिटने वाले शाही व रजत दर्पण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो अम्ल, क्षार और लवण का ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहने वाला है। इसमें यदि आप इतने फैक्ट्स याद कर लेते हो, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो है यहीं से मिलेगा, 101% आपको क्वेश्चन यहीं से मिलना है, ठीक है। चाहे वो हमारी रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे इसके बाद 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम आए, तो इस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बाकी इसके जो संकल्पनाएं हैं वो हमारे पास 3rd ग्रेड एग्जाम में आएंगी, अभी इस एग्जाम में नहीं आएंगी। संकल्पनाएं मतलब अम्ल क्षार का हम पता कैसे लगाएंगे, वो जो सिद्धांत हैं, ऑर्नी संकल्पना है, लुईस संकल्पना है, तो वो सारी के सारा मैटर जो है वो बाद के पेपर में आपके मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें आ सकता है, रीट वाले पेपर में नहीं आएगा। रीट में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ज़्यादातर वो उपयोग पूछता है, अम्लों का राजा क्या है, शोरे कमल किसे कहते हैं, ठीक है, नमक कमल किसे कहते हैं, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इससे। या फिर रंजकों के बारे में, सूचक के बारे में पूछा जाता है, फिनोल्फेथिलीन सूचक अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। इससे ज़्यादा डीप में वो नहीं जाना चाहता, नहीं पूछता है, ठीक है। उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल पर रीट 2022 के लिए साइकोलॉजी, मैथ्स और साइंस की क्लासेस अपलोड की जाती हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, साथ में ऑल पे सेट कीजिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।